तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। अभी तक मैंने आपको पिछली कक्षा में अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार बताए थे। दास्ता से संबंधित अरस्तु के अनुसार दास्ता का क्या अर्थ है और किस प्रकार से ये लागू होनी चाहिए, इस प्रकार ये अरस्तु के विचार हमने जाने थे। आज हम ये जानेंगे कि अरस्तु दास्ता को किस प्रकार से समर्थन करता है, क्या उसके आधार पर तर्क देता है। तो अरस्तु के अनुसार निम्न तर्क हैं, इस प्रकार से तर्क दिए गए हैं। पहला, अरस्तु के अनुसार दास्ता प्राकृतिक है। अरस्तु दास्ता को प्राकृतिक इसलिए मानता है क्योंकि उसके अनुसार प्रकृति में सर्वत्र यह नियम दृष्टिगोचर होता है कि विषमता प्रकृति का नियम है। मनुष्यों में स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप से असमानता होती है। सभी मनुष्य एक सी बुद्धि, योग्यता और गुण लेकर उत्पन्न नहीं होते। अरस्तु के अनुसार विषमता प्रकृति का नियम है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही स्वामी तो कुछ दास होते हैं। कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए पैदा होते हैं और कुछ शासित होने के लिए। कुछ आज्ञा देने के लिए जन्म लेते हैं और कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए पैदा होते हैं। तो कुछ शासित होने के लिए, कुछ आज्ञा देने के लिए जन्म लेते हैं और कुछ आज्ञा पाने के लिए। प्रकृति ने जिन्हें स्वामी बनाया है उनमें बौद्धिक बल की और जिन्हें दास बनाया उन्हें शारीरिक बल की प्रधानता होती है। अतः बौद्धिक असमानता और शारीरिक क्षमता के आधार पर यह दास स्वामी संबंध आरंभ हुआ और इसलिए यह प्राकृतिक है। दूसरा, दास प्रथा दोनों पक्षों के लिए उपयोगी है। अरस्तु के अनुसार दास प्रथा इस दृष्टि से न्यायोचित है कि न केवल स्वामी के लिए बल्कि दास के लिए भी उपयोगी है। बुद्धि और विवेक संपन्न स्वामियों को राजकार्य एवं बौद्धिक और नैतिक गुणों के विकास के लिए समय और विश्राम की आवश्यकता होती है। यह अवकाश उन्हें तभी मिल सकता है जब दास उनकी आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ति कर हेतु श्रम करें। जिस प्रकार एक संगीतज्ञ संगीत यंत्रों के अभाव में उत्तम संगीत की निष्पत्ति नहीं कर सकता, उसी प्रकार एक गृहस्थ अर्थात स्वामी दासों के बिना सुखी जीवन यापन नहीं कर सकता। अतः स्वामी के दृष्टिकोण से दास प्रथा उचित है और दास के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि दास निर्बुद्धि व अयोग्य होते हैं, लेकिन स्वामी के साथ संबद्ध होने से उनका आत्मसंयम, विवेक और गुणों को समझने का अवसर मिलता है और उनका विकास या सद्गुणों की क्षमता स्वामी के सानिध्य में उनकी पूरी होती है। इस प्रकार दोनों के लिए यह उपयोगी व्यवस्था है। तीसरा, दास्ता नैतिक है। अरस्तु के अनुसार अरस्तु दास प्रथा को नैतिक दृष्टि से भी आवश्यक मानता है। उसके अनुसार स्वामी और दास के नैतिक स्तर में अंतर होता है। स्वामी गुणी और दास गुणहीन होते हैं। अतः स्वामी का कर्तव्य है कि वह दासों के प्रति स्नेहपूर्ण और दयालु रहे और दास का कर्तव्य है कि वह स्वामी की आज्ञा का पालन करे। इस प्रकार दोनों के से ही गुण उत्पन्न होते हैं और दोनों ही नैतिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। चौथा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का अंग। अरस्तु के अनुसार दास्ता को इसलिए उचित ठहराया गया कि यह तत्कालीन संपूर्ण यूनानी जगत में प्रचलित थी और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और स्थायित्व का आधार थी। यूनानी नगर राज्यों में दासों का बहुत बड़ा वर्ग था जो कि सारी अर्थव्यवस्था को अपने ऊपर झेले हुए थे। इस प्रकार उस समय में दास प्रथा को अस्वीकार करना नगर राज्यों की शक्ति संतुलन को बिगाड़ना था, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने की भी आशंका थी। इस प्रकार व्यवहारिक आधार पर अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया। पांचवा, दास्ता संपूर्ण समाज के हित में। स्वामियों और दासों के अतिरिक्त संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण से भी अरस्तु ने दास प्रथा को आवश्यक और हितकर माना। उसके अनुसार कुछ श्रेष्ठ व्यक्तियों को घरेलू धंधों से मुक्ति मिल जाती है और वे निश्चित और एकाग्रचित होकर अपना सारा समय, ऊर्जा और सभी प्रकार की बुद्धि समाज के हित कार्य में लगा सकते हैं। छठा, विवेकीय दृष्टिकोण से दास प्रथा का औचित्य। अरस्तु के अनुसार समस्त संसार में शासक और शासित का सिद्धांत प्रचलित है। इसके आधार पर छोटे यंत्र बड़े यंत्रों का सहायक होते हैं और इस प्रकार से जैसे कि स्वामी और दास के आपसी संबंध बिल्कुल आत्मा और शरीर के समान है, उसी प्रकार आत्मा शरीर पर शासन करती है, उसी प्रकार दास पर स्वामी का शासन विवेकशील है। अतः विवेक को शासन युक्त होना चाहिए और
दास को जो है उसका अनुशासन, दास को उसके नियंत्रण में रह करके अपना विकास करना चाहिए। एक और उसने आधार बताया है अरस्तु ने, युद्ध का आधार। युद्ध में पराजित व्यक्ति को अरस्तु दास बनाने के पक्ष में है। उसके अनुसार विजेता पर इस बात का निर्णय लेने का अधिकार होता है कि वह पराजित व्यक्ति को दास बना सकता है। इस प्रकार उसके अनुसार वैधानिक दासता की संज्ञा देते हुए युद्ध को दासता का आधार मानते हुए अरस्तु युद्ध में पराजित होने वाले यूनानी को दास बनाने के पक्ष में है। धन्यवाद।